नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके बीच राष्ट्रकूट वंश पर ये वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। और साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। और निश्चित रूप से राष्ट्रकूट वंश का अपना एक महत्व रहा है। मध्यकाल, जब पूर्व मध्यकाल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो हम राष्ट्रकूट वंश के महत्व को समझ सकते हैं। और मैं इसके पहले गुर्जर प्रतिहार वंश पे और पाल वंश पर वीडियो आपके बीच ला चुका हूँ। और ये उसी क्रम का तीसरा वीडियो है जिस पर मैं आज आपसे सामने बात कर रहा हूँ। और खास करके राष्ट्रकूटों की बात करें तो 753 ईस्वी से लेके लगभग 10वीं शताब्दी तक इन लोगों ने हमारे भारतवर्ष के एक बड़े भूखंड पे इन्होंने राज्य किया। और आज के नक्शे के हिसाब से बात करें, आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटक वाला हिस्सा, महाराष्ट्र वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ क्षेत्र यूपी यानी कन्नौज तक इनका साम्राज्य विस्तारित था। और खास करके जब हम राष्ट्रकूटों की बात करते हैं साथियों, तो राष्ट्रकूट वंश जो है, इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। और खास करके उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्रकार से एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। और एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल रूप से भी एक नॉर्थ और साउथ का हमको दिखाई देता है। क्योंकि इन लोगों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक अपने साम्राज्य विस्तार किया। और कई बार तो बंगाल के राजा, पाल वंश के राजा धर्मपाल और उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनको भी हराया है। तो इस प्रकार से इनका दक्षिण भारत से के साथ ही साथ उत्तर भारत के साथ भी एक गहरा संपर्क रहा है। और इन लगभग 200 से अधिक वर्षों तक जो जब शासन किया, इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, शिक्षा और साहित्य एवं वास्तुकला की बात करते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में अपना एक विशिष्ट प्रभाव इन्होंने छोड़ा है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं, दंती दुर्ग के बारे में। दंती दुर्ग का जो समय है 753 के आसपास, इन्होंने महाराष्ट्र के, यदि हम कह सकते हैं आधुनिक सोलापुर के पास मानेखेत या मालखेड़ में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। और इन्होंने पल्लवों को, जो पल्लव वंश के शासक है, उनको हराया। और साथ ही साथ इन्होंने चालुक्य शासकों को भी हराया। तो इस तरीके से दंती दुर्ग जो है इनके संस्थापक शासक हैं। और इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त किया। पुनः बात करते हैं दंती दुर्ग के बारे में ही, कि दंती दुर्ग के बारे में जो हमको बहुत विस्तार से जो जानकारी मिलती है, वो समनगढ़ शिलालेख से। समनगढ़ एक स्थान है, वहां पे जो शिलालेख मिला है हमें, उस शिलालेख के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और ये शिलालेख 754 का है। मैंने आपको बताया था 753 में ये राजा के रूप में बने। इन्होंने बहुत सारी उपाधियां ली हैं, पृथ्वी वल्लभ की, महाराज अधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। साथियों, इस वीडियो में मैंने जितने शासकों के नाम अभी दिए हैं, उनके बारे में जो बात की है, उनकी राजनीतिक घटनाओं के बारे में बात की है, साथ में उनकी उपाधियों के बारे में भी बात की है। मैं इस लिस्ट को शेयर इसलिए किया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सबको याद कर लें, लेकिन कुछ को ध्यान रखें कि ये कुछ उपाधियां हैं जो कॉमन रूप से हमको देखने को मिलती हैं प्रत्येक राष्ट्रकूट शासकों के साथ, है ना। और ये भी मिलता है समनगढ़ अभिलेख में कि दंती दुर्ग का जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 4 लाख गांव शामिल थे। और इसमें बादामी के जो चालुक्य हैं, उन शासकों का भी बहुत बड़ा हिस्सा इनके साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। हालांकि 4 लाख गांव की जो बात है, मुझे थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, तो और जो समनगढ़ अभिलेख है जिसमें लिखा गया है, तो हम उससे मानते हैं। चूंकि दंती दुर्ग साम्राज्य स्थापित करने के बाद लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए, और निसंतान मृत्यु हुई, उसके बाद इनके जो चाचा थे कृष्णराज प्रथम, और उनके परिवार के सदस्यों के बीच में संघर्ष हुआ। और फाइनली जो है कृष्णराज प्रथम जो है राजा बनते हैं 756 से 74 के बीच में। और भांडक शिलालेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं प्रत्येक राजाओं की उपाधियों के बारे में बात करूंगा, तो ये इसमें मेंशन किया गया है, जैसे शुभ तुंगा, अकाल वर्ष, ये सब उपाधियां इन्हें मिली थी। शुभ तुंगा यानी कि उच्च समृद्धि, हाई हाई इन प्रोस्पेरिटी। और अकाल वर्ष यानी कि कांस्टेंट रेनर,
लगातार बारिश कराने वाला, ऐसा उपाधियां हमको देखने को मिलती हैं। और ये भी मिलता है कि ये बादामी के चालुक्य शासकों को इन्होंने उखाड़ फेंका था। और इसके साथ ही बांडा का अभिलेख से भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ये पूरा इनके शासन के दौरान के इसमें आ गया था। कृष्णराज प्रथम के बारे में और जो जानकारी लें तो इन्होंने अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया। गंग साम्राज्य और महाराष्ट्र से लेके कोंकण से लेके कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये पूरे क्षेत्र में इन्होंने अपना विस्तार किया। और ये कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। और साथियों, मैं इसी वीडियो के अंतिम हिस्से में पहले मैं राजनीतिक राजाओं के राजनीतिक पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और इनके द्वारा जो किए गए आर्किटेक्चरल या लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं डिटेल में बात करूंगा सेकंड पार्ट में, इसी इसी वीडियो के अंतर्गत। फिर भी मैं आपको बता दूं कि कृष्णराज प्रथम का नाम इसलिए भी इतिहास में हम लोग याद रखते हैं कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ये एलोरा में, जब आप महाराष्ट्र में एलोरा जाएंगे तो देखेंगे कि ये अकेले एक पत्थर पे काट कर बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है और ये अद्भुत है। और जब हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में जाते हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देखने के लिए इतिहास के, जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो औरंगाबाद जिले में ही है। जब आप औरंगाबाद से 40 गांव और रास्ते से आते हैं तो ये बीच में हमको मिलता है एलोरा का कैलाश मंदिर। और कृष्णराज प्रथम के बाद जो उनके पुत्र गोविंद द्वितीय शासक बने। और ये फिर से मैं एक लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, जो लिस्ट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका मकसद, सॉरी, इसका जो मकसद है वो ये है कि आप देख पाएं कि कुल कितने शासक इस प्रकार से हुए। लेकिन हम प्रत्येक शासक के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। जिन जिन शासकों ने इतिहास में कुछ प्रमुख योगदान दिया है, खास करके राजपूत वंश के, उन शासकों के बारे में बात करेंगे। और आप याद रखिएगा, पूरा इतिहास पढ़ने के दौरान, चाहे हम चोल साम्राज्य पढ़ें, चालुक्य साम्राज्य पढ़ें, पल्लव पढ़ें, कोई भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो शासकों की लंबी लिस्ट है, रूलर्स की जो है उसकी लंबी लिस्ट है। सबको याद करना हमारे लिए एक छात्र के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में बहुत कठिन है। लेकिन वो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए ताकि हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कभी कई बार आपके मन में प्रश्न आता है, अचानक आप सर बात कर रहे थे 780 से 790 के बीच में, अचानक से आप 814 से चालू हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने उन शासकों के बारे में बात की जिन्होंने, जिनका बारे में बहुत डिटेल में इतिहास में कुछ मिलता है या कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनका है। और जिनका नहीं है हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब आते हैं गोविंद द्वितीय के बारे में। गोविंद द्वितीय जो है लगभग 6 साल तक शासन किए और इन्होंने भी कुछ उपाधियां धारण की, जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रभुता वर्ष, विक्रमावलोक, ये सारे उपाधि अब धारण करते हैं। इसके अलावा इनका जो है अपने छोटे भाई ध्रुव के साथ संघर्ष लगातार बना रहा। और अंत में गोविंद द्वितीय की जब मृत्यु हुई उसके पश्चात ध्रुव जो है शासक बने। यानी कि ध्रुव और गोविंद द्वितीय के बीच में लगातार संघर्ष बना हुआ था। और उसके बाद ध्रुव जो है लगभग 780 से 793 तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की, आप देख पा रहे हैं, निरुपम, काली वल्लभ, धारावर्ष, है ना, श्री वल्लभ, ऐसी कुछ उपाधियां धारण करती हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप सबके सब याद करें। हाँ, ये आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जब मैं आपके सामने हिस्ट्री का कोई वीडियो लेकर आ रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सारे तथ्य बता दूं। और ये मैं आपसे ये भी कह देता हूं कि हर चीज को शब्दशः रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजों को दिमाग में रखा जा सकता है समझने के लिए कि इस प्रकार की जो उपाधियां हैं, खास करके राष्ट्रकूट शासकों ने धारण की हैं। आप देखिए उसमें से कुछ कॉमन मिलेंगी, जैसे श्री वल्लभ, धारावर्ष, है ना, तो इस प्रकार की उपाधियां मिलेंगी। और इसने, इसके समय में जो त्रिकूट संघर्ष हम देखते हैं, किसके बीच में? गुर्जर प्रतिहार और पल्लवों के बीच में। राष्ट्रकूट, आप देखिए दक्षिण भारत की यदि मैं बात करूं नक्शे में, तो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट थे, ऊपर में यदि हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार थे, और पूर्व की तरफ देखें तो बंगाल में पाल वंश थे। इन तीनों के बीच में त्रिगुटीय संघर्ष हम देखते हैं। इसको मैंने पहले पाल वंश वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, और इसके बाद मैंने गुर्जर प्रतिहार वाले में भी आपको बताया। आज मैं पुनः बता रहा हूं कि गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को और बंगाल के राजा धर्मपाल को भी इसने हराया। इसके साथ ही जो इसके ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय शासक बनता है।
और गोविंद तृतीय जो है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो गोविंद तृतीय का जो कार्यकाल है वो 793 से 814 तक ये शासक रहा, और इसने भी कुछ उपाधियां धारण की, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें से कि जगतुंगा, कीर्ति नारायण, जनवल्लभ, त्रिभुवन और प्रभुता वर्ष, ये कुछ उपाधियां हम देखते हैं, श्री वल्लभ। और इसने अपने बड़े भाइयों के जो विद्रोह थे उनको उनको भी चूंकि परिवार में ही कुछ संघर्ष था, उसके कारण भी उन विद्रोहों को भी इसने झेला। गोविंद थर्ड के समय की और कुछ जो बातें कर ले साथियों, तो इसने नागभट्ट द्वितीय को, जो गुर्जर प्रत्याग शासक था, और नागभट्ट बहुत प्रसिद्ध शासक रहा गुर्जर प्रतिहार वंश का, लेकिन इसकी पराजय हुई किससे? गोविंद तृतीय से। इसके अलावा इसने कौशल, कलिंग सब क्षेत्रों में अपना विस्तार किया, और मालवा के खिलाफ अपना संघर्ष स्थापित किया। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी जो था, और उनके इकलौता बेटा महाराजा सर्व बने, तो जिसे अमोघ वर्ष के नाम से जाना था। अमोघ वर्ष का नाम हम इतिहास में बड़े आदर से लेते हैं, और अमोघ वर्ष ने लगभग 814 से 878 के बीच में, यानी लगभग 60 साल से अधिक समय इसने शासन किया। और इसने भी बहुत सारी उपाधि धारण की, आप देख पाते हैं और अपनी स्क्रीन पे, कि इसने बहुत सारी ऐसी धारा की, और ये जैन धर्म से प्रभावित था, जैन भिक्षुओं से बहुत प्रभावित था। और इसके समय में जो जैन भिक्षु थे जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है, उनसे ये बहुत प्रभावित थे, और उन्हीं के प्रभाव में आपको मैं बताऊंगा, इसने आगे चल के माफ कीजिएगा, मैं ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, जिसमें मैंने कहा है कि जिनसेन ने के प्रभाव में, अमुक वर्ष में, मतलब जैन उपदेशकों में से था, उसके बहुत प्रभाव में था। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसने बाद में जैन धर्म धारण कर लिया था। हालांकि इसने ब्राह्मण धर्म के प्रति भी अपनी सहिष्णुता, चूंकि पहले ब्राह्मण धर्म से ही संबंधित था, यानी कि हिंदू में था, हिंदू धर्म में था, लेकिन इसने जैन धर्म के प्रभाव में आकर इसने बाद में जैन धर्म धारण कर लिया। और सुलेमान नाम का जो अरब व्यापारी आया, वो अपने वृत्तांत में कहता है कि दुनिया के जो 4 महानतम शासक हैं उनमें से एक अमोघ वर्ष भी है। और अमोघ वर्ष को कविराज मार्ग की उपाधि मिलती है, और इसने कुछ किताबों की रचना की है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा जब हम साहित्य और उसके बारे में बात करेंगे साथियों। और जब 878 में इसकी मृत्यु होती है, तो इसके बाद जो राजा, अगला राजा जो बनते हैं, वो कृष्ण द्वितीय है, जिन्होंने 878 से 914 के बीच में शासन स्थापना की। और इसने अकाल वर्ष, युगतुंगा आदि उपाधि दी। और ये बहुत सफल नहीं हो पाया अपने शासन के दौरान। जो विद्रोह हो रहे थे उनको रोक पाने में बहुत ज्यादा संघर्ष, चूंकि वेंगी और चोलों के विरुद्ध इनका लगातार संघर्ष चलता रहा। लेकिन इसके बाद जो शासक हम देखते हैं, इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय का नाम अमोघ वर्ष ने जिस प्रकार से प्रसिद्धि पाई थी, उसी प्रकार से इंद्र थर्ड ने अपने साम्राज्य के इसमें प्रसिद्धि पाई। अच्छा, मैं अपने उन विद्यार्थियों के जो मेरे क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं, उनको बता दूं कि आपके दिमाग में आता होगा ये इंद्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा नाम कैसे रखा जाता था। तो साथियों, बेसिकली इनके नाम इंद्र ही थे। जैसे हम इंद्र प्रथम भी था, उसका नाम भी इंद्र था, इनका भी नाम इंद्र था। इतिहासकारों ने इन दो राजाओं में, इंद्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय में अंतर करने के लिए, जो पहले शासक हुआ उसको इंद्र प्रथम कहा, बाद में द्वितीय, बाद में तृतीय, ऐसे करके हम उसको क्रम करते हैं। ये इतिहासकारों ने किया है, इनका एक्चुअल में नाम इंद्र तृतीय नहीं था, इनका नाम इंद्र ही था, है ना। तो कृष्ण प्रथम या कृष्ण द्वितीय, वो उन लोगों ने कृष्ण ही नाम, कृष्ण नाम के कई शासक हुए एक वंश में, तो उसको हमने प्रथम किसी को कहा जो पहले आया, जो बाद में आया तो कृष्ण द्वितीय हो गया, और बाद में आया तो कृष्ण तृतीय हो गया। इसी प्रकार से चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य में विक्रमादित्य षष्ठ मिलता है, यानी कि उस वंश में 6 विक्रमादित्य शासक हुए, तो हम विक्रमादित्य षष्ठ तक पढ़ते हैं। ये, इसको आप समझिए कि इनके मूल नाम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं लगा हुआ है, इनका मूल नाम तो वही है, जैसे इंद्र है तो इंद्र ही नाम है, लेकिन हम इतिहासकार जो है, इसको अपनी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से, इसमें अंतर कर पाने की के हिसाब से इसको हम ऐसा करते हैं। और इसने पुनः साम्राज्य की स्थापना की, फिर से आपने रीस्टैब्लिश किया। इसने इसका संघर्ष चोलों के साथ हुआ, इन सब चीजों को हम देखते हैं। और अ, इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि इस तरीके से कृष्ण तृतीय के बारे में बात करें साथियों, तो प्रतिभाशाली शासकों में
पंक्ति में अंतिम था। मतलब ये जो हम राष्ट्रकूट वंश की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी शासक हुए उनमें से जो अंतिम शासकों में से था, क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं, जब तक हम कृष्ण तृतीय की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण तृतीय ऐसा शासक था जिसने फिर से कह सकते हैं इंद्र तृतीय के बाद जिसने फिर से उसको बनाने में एक अंतिम प्रयास किया, और इसका संघर्ष चोलों के साथ रहा, और चोल राजाओं के साथ संघर्ष रहा, और इसने रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसने चोल राजा जो है परांतक प्रथम उनको पराजित किया था। और इसके बाद यदि हम देखते हैं तो राष्ट्रकूट राजा कर्क को कल्याणी के चालुक्य राजा तैलप ने पराजित करके एक प्रकार से अपदस्थ कर दिया था। और इस प्रकार से राष्ट्रकूटों का पतन हम देखते हैं इनके समय में। और राष्ट्रकूट वंश आप देख पा रहे हैं कि 753 से लेके 950 के बाद तक ये लगातार शासन में रहे, यानी कि 200 वर्षों से अधिक तक उन्होंने शासन किया। और अब ये दूसरे खंड में जो मैं बात करूंगा, राष्ट्रकूटों के अधीन साहित्य का कैसे संरक्षण दिया, किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ, उसकी बात करें। तो इसके समय में आप कुछ जो देखिए, अब याद रखिएगा कि अब इतिहास को से जो प्रश्न आ रहे हैं वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से कम आते हैं, वो आपकी कल्चरल हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, लिटरेचर से ज्यादा आते हैं। तो आप उस प्रकार की चीजों को ज्यादा ध्यान दें। तो इसके समय में त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू करके एक काव्य लिखा, त्रिविक्रम भट्ट नाम के विद्वान ने। और हलायुध नाम के विद्वान ने कृष्ण तृतीय के शासनकाल में कवि रहस्य की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, बहुत मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, डार्क इसमें किया हुआ है। इसके बाद देखते हैं जीनसेन ने पार्श्वबुधय की रचना की। जीनसेन ने पार्श्वबुधय की रचना की, जो छंद और पार्श्व की जीवनी है। और इस प्रकार से जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे त्रिविक्रम भट्ट हो, चाहे हलायुध हो, चाहे जिनसेन हो, ये सारे जो विद्वान थे इन लोगों ने साहित्य के। और सक्तायन ने व्याकरण ग्रंथ लिखी थी, अमोघ वृत्ति। सक्तायन नाम के विद्वान ने व्याकरण ग्रंथ लिखी थी, अमोघ वृत्ति। ये अमोघ वर्ष के समकालीन थे। और इस काल के महान गणिताचार्य हम देखते हैं, गणितज्ञ थे वीराचार्य, उन्होंने गणित सारम लिखा। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें जो है मैं आपके सामने जो कलेक्शन लेकर आया हूँ, इसको नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। और इसको याद करना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि राजाओं की क्या उपाधि मिली वो उतना याद करने लायक नहीं है जितना कि ये साहित्य आपको करना है। फिर राष्ट्र का कूटों के काल में कन्नड़ साहित्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, या वो उस हाइट्स तक पहुंचा। और अमोघ वर्ष खुद एक महान साहित्यकार था, और उसने एक किताब काव्य कृति लिखी थी, कविराज मार्ग। कविराज मार्ग जो कन्नड़ भाषा में पहली काव्य कृति है। और इसी के समय जो पंपा नाम के कन्नड़ कवि सबसे महान थे, जिन्होंने और विक्रम सेन विजय उनकी प्रसिद्ध कृति थी पंपा। पंपा नाम के जो कवि थे वो कन्नड़ कवि थे, और कन्नड़ कवियों में सबसे प्रमुख थे, विक्रम सेन विजय लिखी। इसके अलावा पोन्न ने शांति, एक अन्य प्रसिद्ध कन्नड़ कवि पोन्न थे, उन्होंने शांति पुराण की रचना की। पंपा और पोन्ना, और एक और है पंपा, पोन्ना और अन्ना, तीन है। तो उनमें से दो का मैंने आपको बताया। पंपा ने कन्नड़ कवि थे जिन्होंने विक्रम सेन विजय लिखी, और कवि पोन्नज थे, वो उन्होंने शांति पुराण की रचना की। अब हम काल कला और वास्तुकला की बात करें साथियों, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देख पा रहे हैं दो चित्र। और आपको मैंने पहले कहा था एलोरा और एलिफेंटा में पाई जाती हैं आर्किटेक्चर राष्ट्रकूट वंश की। उनमें से ये जो पहला चित्र देख रहे हैं, ये है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। मैंने आपको बताया था कि औरंगाबाद जिले में है, और जब औरंगाबाद से आप चालीसा गांव तक आते हैं तो ये बीच में आपको दिखाई देगा। और ये पहाड़ों के बीच में एकाश्म पत्थरों पे बनाया गया ये अद्भुत उदाहरण है वास्तुकला का। और कैलाशनाथ टेम्पल लगभग 200 फीट लंबे और 100 फीट चौड़े ऊंचाई पर एक विशाल चट्टान पर काट कर बनाया गया है। इसमें चबूतरे में जो हाथी और शेरों की भव्य आकृतियां बनाई गई। ये चित्र आप देख पा रहे हैं, और मैं उसी कैलाशनाथ टेम्पल का ही मैं एक दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कि आप जब ऊपर से देखेंगे तो ये एक व्यू है जिसमें आप पूरा वो टेम्पल देख पा रहे हैं, और एक साइड व्यू है जहां से आप इस टेम्पल को इस तरीके से देख पा रहे हैं।
और कैलाशनाथ मंदिर की ही बात करें तो इसमें ये तीन शिखरीय स्तरीय स्तरीय शिखर मीनार है जो मामल्लपुरम के रथ मंदिर के जैसा दिखाई देता है। इसमें फिर मैं एक अंदर का चित्र दिखा रहा हूँ, आपको देख रहे हैं देवी दुर्गा की मूर्ति ये है जो राक्षस का वध कर रही है, उस प्रकार का एक चित्र दिखाया गया है। मंदिर के अंदर स्तंभ युक्त हॉल दिखाएंगे। देखिए मैं आपको एक चित्र और है जो देख पाएंगे। ये एक और चित्र है, ये आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ उसी मंदिर के परिसर का। फिर हम एलिफेंटा की बात करें तो एलिफेंटा जो है बॉम्बे के पास एक द्वीप है। मुंबई जब आप जाएंगे तो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है जहाँ पे होटल ताज है, वहां से जब एक पानी के जहाज में एक स्टीमर में आप जाएंगे तो वहां जा सकते हैं। और पानी के बीच में एक द्वीप है छोटा सा, श्रीपुरी कहा जाता है, और वहां पे आप देख सकते हैं। चूंकि हाथी की विशाल आकृति देखकर इसको पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा था। एलिफेंटा और एलोरा की मूर्तियों में गहरी समानताएं हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपालकों की विशाल आकृतियां लगी हुई हैं। और त्रिमूर्ति इसमें जो भगवान शिव के साथ जो त्रिमूर्ति, जिसमें शिव के तीन पहलुओं को, निर्माता, शिवा द क्रिएटर, शिवा द प्रिजर्वर, शिवा द डिस्ट्रॉयर, यानी विनाशक के रूप में प्रतिनिधित्व करती है, वो चित्र हमको दिखाई देते हैं। फिर ये एलिफेंटा कैव का ही मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये आपको मैंने पहले अंदर का कुछ दिखाया, और ये बाहर से जब आप एलिफेंटा कैव देखते हैं तो इस प्रकार का दृश्य है। तो ये बहुत अद्भुत है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया ये नवलिंग मंदिर है, जिनके बारे में बात करूंगा। जब कृष्ण द्वितीय के समय में नौवीं शताब्दी में नवलिंग मंदिर परिसर का निर्माण कराया गया था। और इसमें कुक्कनूर नाम का एक शहर है जहाँ ये मंदिर स्थित है। और भारतीय राज्य कर्नाटक के कोप्पल जिले में के इटागी उत्तर में और गडक के पूर्व में स्थित है ये मंदिर। और ये 9 मंदिरों का समूह द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। इसका नाम नवलिंग और एक लिंग की उपस्थिति से आया है। और इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रकूटों ने चाहे एलोरा केव का केव टेम्पल हो, चाहे एलिफेंटा का हो, और उसके बाद फिर नवलिंग मंदिरों का निर्माण कराया। तो इस तरीके से इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं जो मैं आपसे शेयर कर दूं। दोनों वैष्णविज्म एंड सैविज्म दोनों का इसमें डेवलपमेंट देखते हैं हम ड्यूरिंग राष्ट्रकूटास में। और इसमें हम देखते हैं दक्कन के साथ और अरबों के साथ भी व्यापार का हम बड़ा विस्तार देखते हैं। और इस तरीके से अरबों के साथ हम मित्रता का व्यवहार हम देखते हैं, और क्योंकि अरब व्यापारी इस समय कई बार आए और यहाँ पे भ्रमण किए। तो इस प्रकार से साथियों मैं बात करूं तो जब हम अ, राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश के राजनीतिक इतिहास के साथ ही साथ हम सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास को भी देखें तो बहुत समृद्ध है। और इन्होंने दक्षिण और उत्तर दोनों के बीच में एक सामंजस्य की भूमिका निभाई, और एक बेहतरीन प्रयास किया है। और इतिहास में इनका इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आज ये वीडियो मैं लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ। मैं आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, मैं उसका इंतजार करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि और भविष्य में आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, मुझसे किस प्रकार की वीडियो की उम्मीद रखते हैं, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए। मैसेज आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं, मेल के माध्यम से, या फोन के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए और अच्छे से उसमें और इंटेंसिटी के साथ वीडियो में बनाऊं, और आप ताकि आपको ये इसका लाभ पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।